हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, शाम 7 बजे आप लोगों को मिलती है रेलवेज की सीरीज की एक वीडियो, जिसके अंदर आज की वीडियो है हमारे पास। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें। इनके टेस्ट के लिए भी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें। चलिए तो आज की क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी के मुख्य तत्व क्या हैं? तो एलपीजी का मुख्य तत्व देखो, एलपीजी में वैसे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कई सारी गैसेस होती है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है तो याद रखिएगा, एलपीजी में सबसे ज्यादा होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। ठीक है, अब ब्यूटेन का भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ब्यूटेन का मतलब क्या है? देखो, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। कितने कार्बन? 4 कार्बन। तो मैंने लगा दिया 1 2 3 4 कार्बन। फिर मैंने आपको बताया था कि एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यानी इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है सबके। बिल्कुल सही, एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। दोबारा सुनो, एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस कार्बन की बात करो, कितने बॉन्ड बनाए हैं इसने? एक बनाया ना, 3 और बनाएगा, 1 2 3, तीनों पे हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन की बात करो, कितने बनाए हैं? एक ये रहा, एक ये रहा, 2 हो गए, तो 2 और बना दो। इस कार्बन की बात करो, 1 और 1 2 हो गए, 2 और बना दो। और इस कार्बन की बात करो तो 1 ही है, तो 3 बना दो। ये होता है ब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसको? ब्यूटेन। कितने कार्बन है? C 1 2 3 4 4। H कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी C4H10 होता है हमारा ब्यूटेन। एक तरीके से आपको क्या बता दिया मैंने? स्ट्रक्चर बनाना बता दिया, ठीक है। एलपीजी की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं भाई। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? तो एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवीभूत यानी द्रव में पेट्रोलियम गैस। मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन के साथ भी कुछ ऑप्शन में दिया हो तो प्रोपेन जाएगा, ठीक है। ब्यूटेन और प्रोपेन सबसे ज्यादा होते हैं एलपीजी में, और ब्यूटेन और प्रोपेन में भी ज्यादा कौन होता है? ब्यूटेन ज्यादा होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या है? जस्ट अ मिनट। यस, तो क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्लड इज फॉर्म्ड बाय। रक्त किसके द्वारा बनता है? तो हमारा जो रक्त है वो हमारी बॉडी की ब्लड जो बोन्स होती है उनके बीच में मौजूद बोन मैरो के अंदर बनता है, यानी अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में बनता है क्या? हमारा रक्त। छोटे बच्चों में अस्थि मज्जा नहीं होता क्योंकि उनकी हड्डियां होती है छोटी छोटी, इसीलिए छोटे बच्चों में लीवर यानी यकृत में ब्लड बनता है। बात सही है, याद रहेगी ये बात। आप जानते हो ना, छोटे बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं, वो 300 बाद में जुड़ के 206 बनाती है। तो जो जुड़ती है ना वो बड़ी हो जाती है साइज में, ठीक है। तो बड़ों में क्या बन जाता है? बोन मैरो। लेकिन छोटी छोटी में क्या होगा? बोन मैरो तो नहीं होगा, तो उनका लीवर बनाता है ब्लड, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, बैट कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज। चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ सकते हैं? क्योंकि स्टूडेंट, जो चमगादड़ होते हैं उनके पास एक खास गुण है, एक खास करेक्टर है। वो अपने अंदर से पराश्रव्य तरंगे निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पराश्रव्य तरंगे, यानी कि पराश्रव्य तरंगे मतलब अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव निकालते हैं चमगादड़ अपने अंदर से। तो अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से क्या करते हैं स्टूडेंट? अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है वो, मान लीजिए वो उड़ रहा है, तो सामने कोई पेड़ आया तो उससे टकरा के उसको पता लग जाता है कि भाई सामने कुछ ना कुछ है, मेरी वेव जो है ना वो सीधी नहीं चल पा रही। तो अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है स्टूडेंट? वो तरंगे जो कि चमगादड़ को रात को चलने में या उड़ने में मदद करती है, ठीक है। ये जो तरंगे होती है इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, या इसको बोल देते हैं 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। इसके अलावा तरंगे 2 और टाइप की होती है, एक होती है अपश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक, एक होती है अपश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक जो भूकंप में निकलती है। ये होती है 20 हर्ट्ज तक की, 20 हर्ट्ज तक की। और एक होती है ऑडिबल यानी कि जो हमारी है, जो सुनी जा सकती है, श्रव्य। ये होती है 20 से 20,000
हर्ट्ज वाली, ठीक है। तो 20 तक की बहुत कम वाली, बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली अपश्रव्य इंफ्रासोनिक जो भूकंप में, वोल्केनो में निकलती है। ऑडिबल जो हम बोलते हैं वो ऑडिबल है, जो हम सुनते हैं वो ऑडिबल है कितनी, 20 से 20,000, और 20,000 से ऊपर चली जाती है अल्ट्रासोनिक, जो कि सोनार वगैरह में, रेडार वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच मिरर इज यूज टू फोकस लाइट ऑफ सन। सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए कौन सा शीशे का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कॉनकेव मिरर का, कनकेव यानी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, ठीक है, यानी कि एक जगह पे केंद्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम में। अर्थक्वेक वेव आर मेजर्ड बाय, भूकंप तरंगे कैसे मापी जाती है या किसके द्वारा मापी जाती है? तो अर्थक्वेक वेव को मापने के लिए एक खास डिवाइस होता है जिसका नाम है सीस्मोग्राफ। ये साइंस का भी क्वेश्चन माना जाता है, ये जीके का भी क्वेश्चन माना जाता है, ये कई तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। ज्योग्राफी का भी माना जाता है। तो सीस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जो कि हमें अर्थक्वेक जो होते हैं, यानी कि जो भूकंप होते हैं ना, उनके जो आवृत्ति होती है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है, कि कितना तेज भूकंप आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग ऑफ पोल्यूटेड वाटर। प्रदूषित जल के पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो जब प्रदूषित जल कोई पीता है तो प्रदूषित जल के पीने से होती है कोलेरा की बीमारी, यानी हैजा रोग, हैजा यानी कोलेरा रोग। ये जनरली क्या होता है, जनरली ये फैलता कैसे है, देखो, जिन लोगों को कोलेरा है उनका अगर फीकल मैटर यानी कि उनका जो बॉडी का वेस्ट है वो पानी में मिल जाए और उस पानी को कोई पी ले तो ये हैजा की बीमारी हो जाती है, ठीक है, हैजा की बीमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विब्रियो कोलेरे नाम की बैक्टीरिया से होती है, ये जीवाणु से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ मच टाइम टेकन। देखो एक चीज याद रखना, कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हो आप, कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, बीमारी से एक क्वेश्चन मिलता है, किससे? बीमारी टॉपिक से, डिसीज से। दूसरा याद रखना, कोशिका चैप्टर से टॉपिक क्वेश्चन मिल जाता है, और बहुत इजी टॉपिक है ये, बहुत इजी। बीमारी को तो मैंने देखो ट्रिक से आपको याद करवा रखा है। कोशिका टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाता है, पोषण से यानी विटामिन के ऊपर एक क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो विटामिन जो होते हैं, वैसे तो विटामिन सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोटीन मिनरल वगैरह से, लेकिन पोषण पूरा चैप्टर ही करो, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, डिसीज, सेल और पोषण, ये तो थी बायोलॉजी की बात। केमिस्ट्री की बात करूं तो एसिड बेस सोल्ट पक्का कर लो, ठीक है, क्योंकि उसमें कई फॉर्मूला आ जाएंगे और कई एसिड बेस आ जाएंगे, तो वहां से एक क्वेश्चन मिलता है। और अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो लाइट यानी प्रकाश कर लो, और दूसरा आप यूनिट एंड डायमेंशन मत छोड़ना। मात्रक एवं विमा जो चैप्टर है, जो फिजिक्स की शुरुआत होती है जिस चैप्टर से, मैंने करवा रखा है आपको, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना, उससे भी एक क्वेश्चन पक्का मिलता है, ठीक है। अब आप देखो ना, 5 टॉपिक मैंने आपको गिनवा दिए, 6 टॉपिक मैंने आपको गिनवा दिए, 6 टॉपिक से 6 क्वेश्चन आप यूं टिक कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया करो। पूरा सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए मुश्किल लगता है तो एटलीस्ट 6 क्वेश्चन तो पक्के करो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ मच टाइम टेकन बाय द सन रेज टू रीच द अर्थ। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य की किरणों को कितना समय लगता है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। सूर्य की किरणों को पहुंचने के लिए लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य की किरणों को हम तक पहुंचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय मोर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। शराब की ज्यादा सेवन करने से कौन सी बीमारी होती है? तो देखो, शराब जब कोई इंसान ज्यादा पी लेता है ना, तो हमारी बॉडी में ड्रग को या एल्कोहल को मेटाबोलाइज करता है हमारा लीवर, यानी यकृत। अब कोई इंसान शराब ज्यादा पी लेगा तो उसका यकृत जो है, यकृत की जो कोशिका है ना, वो कहेगी भाई थक जाएंगी वो, क्योंकि ना हमारी बॉडी में यकृत नाम की जो ग्रंथि है ना, ये बहुत सारे काम करती है। वसा को देखती है, फैट को देखती है, फैट का मेटाबॉलिज्म करवाती है, शुगर को यानी ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करके रखती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ड्रग मेटाबॉलिज्म करती है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, इनके ब्लड सिक्रीशन भी इसके अंदर ही आते हैं, ठीक है। 12th क्लास 11th क्लास में डिटेल में बताई जाती है ये बात। तो लीवर हमारी बॉडी में ना बहुत सारे काम करता है। तो अब अगर लीवर को इस बेचारे लीवर को इतना बोझ सहना पड़ेगा तो वो थकेगा ना। तो जो इंसान ज़्यादा अल्कोहल पीता है उसका लीवर कहता है बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा, और लीवर की सेल्स जो होती है वो खत्म होने लग जाती है। इस बीमारी को कहते हैं लीवर सिरोसिस। क्या बोलते हैं? लीवर सिरोसिस, ठीक है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है, लीवर की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑर्गन इज इफेक्टेड बाय टाइफॉइड। टाइफॉइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफॉइड से हमारे स्टूडेंट्स, एक तो यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है, और दूसरा स्प्लीन
यानी प्लीहा प्रभावित होता है। दोनों ऑप्शन में कभी नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा ऑप्शन में, कोई भी इन दोनों में से, तो टेंशन नहीं लेनी है, दोनों याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि सबसे तेज चलती है किसमें? बताओ बताओ। सॉलिड में, यानी ठोस में, ठीक है। और सबसे धीरे चलती है किसमें? गैस में, यानी गैस में। और चलती ही नहीं कहाँ पे? निर्वात यानी वैक्यूम में चलती नहीं, ठीक है, क्योंकि उसे माध्यम चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, व्हाट इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर? हाइग्रोमीटर क्या मापता है भाई? तो हाइग्रोमीटर जो है वो हमारी जो ह्यूमिडिटी होती है, सांद्रता होती है ना हवा में, उसे मापता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 आ गया, हाइग्रोमीटर मापता है ह्यूमिडिटी को, यानी हवा में मौजूद नमी को बोल लीजिए, सांद्रता बोल लीजिए, ठीक है, जैसा आपको सही लगे उसे मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच एसिड किल बैक्टीरिया इन स्टमक? कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को मारता है? तो हमारे पेट में एक अम्ल होता है जिसकी वजह से पेट का pH 1.8 चला जाता है। कौन सा अम्ल बताओ? HCl। HCl आप देख रहे हो, बार बार HCl रिपीट हो रहा है, बार बार। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पे होता है? पेट में होता है। और ये आप कब कर लोगे? एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर में कर लोगे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ होता है? पेट में होता है। इसे म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। ये पेट का pH 1.8 कर देता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। ये जीवाणुओं को, रोगाणुओं को मारता है अगर मतलब बॉडी में कोई एंटर कर जाए। इसके अलावा ये पेट के अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, उसे भी जगाता है। पेप्सिनोजन ना सोया हुआ होता है, ठीक है। जैसे ही खाना आता है ना तो ये जो HCl है वो पेप्सिनोजन को कहता है भाई उठ, भाई उठ, तेरे को प्रोटीन को पचाना है। क्योंकि पेप्सिनोजन का काम होता है कि वो उठ के तैयार होके पेप्सिन बन के, मतलब सुन रहे हो आप, समझ रहे हो बात, यानी कि पेप्सिनोजन एक सोया हुआ इंसान है, ठीक है। उससे पहले तो रेडी होना पड़ेगा, रेडी होके उसका नाम बन जाता है पेप्सिन। कहते हैं ना, अरे यार सोया हुआ है, कैसा सा लग रहा है, और तैयार होने के बाद क्या चमक के निकला है, बस वैसा ही है। तो पेप्सिनोजन सोया हुआ इंसान है, ढीला ढाला सा, लेकिन वो तैयार होकर स्मार्ट लगने लग जाता है, उसको बोल देते हैं पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन जब तक उस सोए हुए इंसान को कोई जगाएगा नहीं, तब तक वो अच्छा करेगा कैसे? तो उसको जगाने का काम करता है ये HCl, ठीक है। जैसे हम सोए हुए होते हैं, हमारी मम्मी जाती है ना हमें उठा के कहती है उठ जा, कोई काम कर ले, ठीक है, फिर हम नहा धो के तैयार होते हैं। बिल्कुल वैसे ही तो HCl नाम की मम्मी पेप्सिनोजन नाम के बच्चे को उठाती है और कहती है उठ जा, तैयार हो जा, ठीक है, और वो फिर प्रोटीन का काम करता है, ठीक है। तो HCl क्या है? HCl बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और एक और चीज़, अगर पेट में HCl ज़्यादा निकल आए, अगर आप ज़्यादा खाना खा लोगे तो HCl ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा निकल जाता है ना तो जलन होती है। वो पेट में जलन होती है वैसे तो, लेकिन ऐसा लगता है दिल में जलन हो रही है। क्यों? क्योंकि पेट की जो ईसोफेगस वाली पाइप है ना वो दिल के पास होती है, ठीक है। तो दिल में जलन जो होती है वो इसी की वजह से होती है, HCl की ओवर सिक्रीशन, यानी कि ज्यादा स्त्रावण की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास आता है, विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? चलिए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बताओ? प्रकाश संश्लेषण होता है हवा से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आंसर मिल गया? आंसर मिल गया, लिख दो। अब सुनो, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमसे और मिट्टी से पानी लेते हैं, हमसे और मिट्टी से पानी लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी सूर्य का प्रकाश तो बहुत जरूरी है। और इन पौधों के अंदर होते हैं कुछ क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट, उसके अंदर क्लोरोफिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सनलाइट की प्रेजेंस में मिलके बनाते हैं ग्लूकोज, यानी कि खाना हो गया, प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ये हवा में छोड़ देते हैं, जिसे हम इनहेल कर लेते हैं, सांस लेते हैं हम तो ऑक्सीजन ही लेते हैं ना, तो वो कहाँ से आती है? पेट छोड़ते हैं भाई, तो वो हमें मिल जाती है। और ग्लूकोज पौधों में इकट्ठा होने लग जाता है। और ग्लूकोज किसकी फॉर्म में इकट्ठा होता है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि पौधे अपने अंदर ग्लूकोज को क्या बना के स्टोर करते हैं। जैसे हम लोग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना के स्टोर करते हैं, पौधे क्या बना के स्टोर करते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए, ये थी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तों का रंग हरा भी होता है, ठीक है, मैग्नीशियम होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड एक्सरे? एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की खोज की थी स्टूडेंट, याद रख लो, रोटगन नाम के साइंटिस्ट ने। किसने? रोटगन, ठीक है। रोटगन जैसे मर्जी, जैसे फनी लगे ना वैसे याद कर लो, ठीक है। तो एक्सरे की खोज किसने की थी? रोटगन ने, ठीक है। एक्स जब होती है कोई तो क्या होता है? इंसान रोता है ना, बस याद रख लो, ठीक है। ऐसे मतलब कोई भी ट्रिक बना लो अपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी टाइम वी ब्रीथ इन अ मिनट? एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? तो एक मिनट में स्टूडेंट याद रखिएगा, यहां पर इसने सांस लेना पूछा है, तो 12 से 16 टाइम एक मिनट में। एक मिनट में हम 12 से 16 टाइम
ये करते हैं, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना कितनी बार करते हैं? 12 से 16 टाइम 1 मिनट में। लेकिन दिल की धड़कन 72 बार होती है, वो चीज़ अलग है। 72 टाइम्स हमारी हार्ट बीट होती है, ठीक है। सांस होता है 12 से 16 टाइम। और एक और चीज़ याद रखिएगा, देखिए 12 से 16 टाइम हम 1 मिनट में सांस लेते हैं। एक सांस में, यानी हम जब एक बार सांस लेते हैं ना फिर, तो हम 500 ml जो हवा होती है ना उसे अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। और जब छोड़ते हैं तो 500 ही बाहर छोड़ते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक सांस में आप कितनी हवा को अंदर लेके जाते हो, आप बोलोगे 500 ml वॉल्यूम को। आयतन कितना है? 500 ml। तो आप बताओ मुझे 12 से 16 मिनट में कितनी लेके जाओगे? एक बार में आप कितनी लेके जाते हो? 500। तो 12 बार में कितनी लेके जाओगे? तो 500 गुना 12 6000 ml हो गया, यानी 6 लीटर हो गया। और देखो 12 से 16 है ना, तो अगर 12 बार लोगे तो 6 लीटर, और 16 बार लोगे तो 16 × 12 80, 8000, तो 8 लीटर। तो यानी कि आप 1 मिनट में लगभग 6 से 8 लीटर हवा अंदर लेते हो और 6 से 8 लीटर हवा छोड़ते हो, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल सांस की बात कर रही हूँ। जब आप जबरदस्ती सांस लेते हो वो चीज़ अलग है, उसकी बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। वो इंस्पिरेशनल रिजर्व कैपेसिटी होती है, वॉल्यूम होती है, ठीक है। अभी इतना याद रखो। चलो, ज़्यादा डीप चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? कमेंट में दिया था एक वीडियो में क्वेश्चन। डायोप्टर जो होती है वो लेंस की पावर होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ना स्टूडेंट्स पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है। डायोप्टर, पता नहीं क्यों, या तो उनको लगता होगा डायोप्टर नाम मुश्किल है, ठीक है, लेकिन याद रखना है आप लोगों को, आप तो बड़े समझदार हो। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DOF? DOF का क्या अर्थ है भैया? DOF जो है ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है, छोड़ दो इसे। क्वेश्चन नंबर 38 आता है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, एक प्रकाश वर्ष किसके समान होता है? तो एक प्रकाश वर्ष होता है स्टूडेंट, 38 है ना, 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है? 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास आता है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस? तो हमारे अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? हमारे अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 तो होते हैं ऑटोसोम यानी अलैंगिक गुणसूत्र, और 2 होते हैं एलोसोम यानी लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये 2 होते हैं मेल में XY, पुरुष में क्या होते हैं? XY, और फीमेल में XX, मादा में XX, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फेरेड इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी? फेरेड किसकी इकाई है? तो फेरेड होती है कैपेसिटेंस की, यानी धारिता की। फेराडे या फेरेड जो होता है, फेरेड ही होता है एक्चुअली, कैपेसिटेंस की यूनिट है, ठीक है। क्या होती है धारिता? बताओ क्या होती है धारिता? तो देखिए फॉर्मूला वाइज बताती हूँ। धारिता होती है Q/V। Q यानी कि आवेश और V यानी कि विभव। यानी इसका मतलब है किसी सर्किट में पोटेंशियल को बढ़ाने या कम करने के लिए जो आवेश लगाना पड़े या जो चार्ज लगाना पड़े, दोबारा सुनो, किसी सर्किट में विभव को कम या ज्यादा करने के लिए जो आवेश लगाना पड़े वो होता है कैपेसिटेंस। अब आप बताओ आवेश की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। विभव की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो इसकी यूनिट कूलम्ब पर वोल्ट भी होती है, किसकी? धारिता की, और इसी को बोल देते हैं फेरेड। बताओ कोई दिक्कत? आई होप तो नहीं होगी। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करें। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। PDF के लिए क्या करना है? टेलीग्राम पे जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए, समझ आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।